हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा विश्वास करिए आप, मैं आपको छोटा छोटा टॉपिक क्लियर करके समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा, व्हाट इज मीन्ड बाय प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे प्योर जोड़ देंगे आप। तो प्योर सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं, आपको पता है। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ये कि अगर कोई प्योर सब्सटेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सिर्फ सिंगल टाइप के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जैसे मैं बोलूँ आयरन, आयरन में सिर्फ आयरन का ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जैसे मानूँ मैं कॉपर, कॉपर में सिर्फ कॉपर का ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इसीलिए ये सारे चीज़ें आयरन कॉपर प्योर है। जैसे अगर मैं बोलूँ वाटर, वाटर में सिर्फ वाटर का ही मॉलिक्यूल्स है। जैसे मैं बोलूँ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में भी सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ना कि इसमें वाटर का पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ना कि इसमें एल्युमिनियम का पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें प्योर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी में सिंगल टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। यानी आपको लिस्ट बना करके आपको पॉइंट देने हैं हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के बारे में। तो आपको बता दूं, होमोजीनियस को आप लेफ्ट साइड लिखेंगे और राइट साइड में हेट्रोजीनियस लिखेंगे। पॉइंट फर्स्ट देखिए, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। किसमें? होमो में। और हेट्रो में नॉन यूनिफॉर्म होगा, यानी नॉट यूनिफॉर्म बोलेंगे उसको। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि अगर ये कोई होमोजीनियस मिक्सचर है तो ए मान लेते हैं पार्टिकल्स यहाँ है तो बी पार्टिकल्स यही होगा, यानी ए पार्टिकल्स बी पार्टिकल्स सभी एरियाओं में यूनिफॉर्मली मिक्सअप होता है। तो ये चीज़। लेकिन अगर हेट्रो में क्या है, ए पार्टिकल्स अगर यहाँ है तो बी पार्टिकल्स यहाँ रहेगा, और बी पार्टिकल्स अगर यहाँ है तो इस रीजन में बी नहीं रहेगा। मतलब कई एक ही कोई खास पार्टिकल एक ही खास एरिया में ही मिक्सअप होता है, यानी यूनिफॉर्मली नहीं रहता है। मतलब चारों राउंड यानी पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन होमोजीनियस में सारे पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं सारे एरिया में, इसलिए यूनिफॉर्मली होता है ये मिक्सचर। और ये नॉन यूनिफॉर्मली क्योंकि सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट में। नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। जैसे आप देखे होंगे शरबत यानी शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में जो चीनी होता है पूरी तरह से वो घुल जाता है, इसलिए उसमें जो है चीनी का और वाटर का अलग अलग लेयर नहीं दिखता है। तो इसलिए इसमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं दिखता है सेपरेशन का। और देखिए इसमें विजिबल दिखेगा क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, तो ये आपको पता है विजिबल दिखेगा। और यहाँ पे थर्ड देखिए, दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। एक्चुअली में जब सेपरेशन ही इसमें नहीं बनेगा, यानी कोई अलग अलग लेयर ही नहीं बनेगा, तो क्या फेज 1 2 में बटेगा? नहीं, सिर्फ सिंगल ही फेज का दिखेगा। जैसे अगर आप बनाते होंगे शरबत शुगर सोल्यूशन, जब आप बनाते हैं तो सिर्फ आपको एक ही फेज दिखता है, वाटर जैसा कुछ है ना, उसमें शुगर सोल्यूशन आपको नहीं दिखता है। तो इसीलिए देख कहेंगे कि होमोजीनियस जो है मिक्सचर होता है वो एक ही फेज कंसिस्ट करता है। अब एग्जाम्पल देखिए, शुगर वाटर जो मैंने अभी बताया आपको, शुगर सोल्यूशन मतलब शरबत। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है एक से अधिक फेज कंसिस्ट करेगा। जाहिर सी बात है जब लेयर बन जाएगा, एक लेयर इधर एक लेयर इधर, मतलब 2 फेज तो मिनिमम शो करेगा ही, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और एग्जांपल आप देख सकते हैं, शुगर एंड सैंड। आपको पता है सैंड का पार्टिकल्स और शुगर का पार्टिकल जब आप मिक्सअप करोगे तो एकदम वो क्लियर आपको दिख जाएगा, है ना। तो ये एक चीज़ है, आप देख सकते हैं आपको किस तरह से लिस्ट बना करके डिफरेंसेस बताना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सेकेंड जो है अदर पेज से ये क्वेश्चन है। तो डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विथ एग्जांपल्स। सेम वही काम कर देने हैं आपको एग्जांपल के साथ देना है। तो इसमें अब डिस्कस मैंने अभी कर लिया है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आगे है, हाउ आर सोल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यानी कैसे है एक्चुअली में सोल जो है, सोल यहाँ पे कोलॉइड की बात कर रहा है, क्योंकि कोलॉइड का ये टाइप में आता है। अगर आप कोलॉइड के टाइप में पढ़े होंगे तो सोल कोलॉइड के टाइप में आता है। तो सोल जो है यानी कोलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन क्यों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी एक तरह से ये पूछ दिया आपको कि इसमें डिफरेंस क्या है ना। तो ये चीज़ है, देख लेते हैं। कोलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो आप पहले ध्यान लगाइए सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन के साइज का पार्टिकल्स मैंने आपको बताया है कि 1 नैनोमीटर से कम होता है। उसके बाद मैंने और बताया सॉल्यूशन के बारे में कि इट डज नॉट स्कैटर लाइट
एक्चुअली में ये लगभग करता नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें जो है एक्चुअली में अगर देखा जाए, सॉरी इसमें एकदम नहीं करता है, सॉरी फॉर दैट, इसमें कुछ भी नहीं करता क्योंकि इसकी जो साइज होता है, साइज सॉल्यूट ऑफ साइज होता है, मतलब सोल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ही कम होता है, इनफैक्ट कि 1 नैनोमीटर से भी कम। और इतने छोटे होने के कारण जो है इसके साइज का पार्टिकल्स इतना छोटा होता है कि वो लाइट को भी स्कैटर नहीं कर पाता है, तो इसलिए बोलेंगे कि डज नॉट स्कैटर लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे और है कि सल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, और जाहिर सी बात है कि अगर ये फिल्टर पेपर है तो एक्चुअली में ये इतना छोटा पार्टिकल्स होता है सोल्यूशन का कि ये आर पार हो जाता है फिल्टर पेपर से। इसलिए क्या फिल्टर पेपर से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिल्टर पेपर से भी तो आर पार हो ही जा रहा है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अब जब ये आपको पता चल गया इसके बारे में, तो कोलॉइड के बारे में भी आप जान लीजिए। ये इसका जो साइज़ का पार्टिकल्स होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। उसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए, ये स्टेबल इन नेचर होता है क्योंकि इसके जो कोलॉइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्राउनियन मोशन एक दूसरे से कर रहे होते हैं, इसलिए स्टेबल इन नेचर का है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे थर्ड, ये स्कैटर करता है क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स का साइज है वो स्कैटर करने लायक जो है उसका साइज रहता है, यानी लाइट को ये स्कैटर कर देता है। किसके पार्टिकल्स? तो कोलॉइड के पार्टिकल्स। अब फोर्थ देखिए, सोल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, इसका भी एक्चुअली में फिल्टर पेपर से पास हो जाता है ना, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अब सस्पेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसका जो है अभी आपने देखा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच था कोलॉइडल का, है ना। अब 100 नैनोमीटर से आगे जिसका होगा ज़्यादा बड़ा वो सस्पेंशन का होगा, तो सस्पेंशन का देख सकते हैं 100 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़ा होगा। ये अनस्टेबल नेचर है क्योंकि सस्पेंशन का अगर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो सैंड और वाटर, है ना, ये सस्पेंशन है। तो एक्चुअली में अगर सैंड वाटर के बारे में बात करें तो सैंड नीचे सेटल हो जाता है अगर किसी बर्तन में आप रखते हैं, और वाटर का अलग लेयर बन जाता है। तो वो एक चीज़ है, जब जिसके पार्टिकल्स जिस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाए वो अनस्टेबल इन नेचर का होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और थर्ड देखिए, इट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, हाँ ये स्कैटर कर सकता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़ा जो है बड़े होते हैं, तो ये कह सकते हैं कि इसके भी पार्टिकल्स लाइट को थोड़ा ज़रूर स्कैटर करते हैं कंपैरिजन जो है यहाँ पे, लेकिन कोलॉइडल से ज़्यादा नहीं, कोलॉइडल से कम ही स्कैटर करता है सस्पेंशन का पार्टिकल्स लाइट को। तो आगे देखते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, हाँ ये सही है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स अच्छा खासा बिगर होता है, तो फास्ट नहीं होता है। तो इसको अदर मेथड से भी कह सकते हैं कि फिल्टर पेपर से इसको सेपरेट कर सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि to make a saturated solution 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at a 293 Kelvin. फाइंड इट्स कंसनट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। मतलब आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपने देखा कि 36 ग्राम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ऐड करना है, किसमें? 100 ग्राम वाटर में। कितने टेम्परेचर पे? 293 केल्विन पे। तो फाइंड इट्स कंसनट्रेशन पता करना है इस टेम्परेचर पे। तो आपको डेटा पहले निकालिए। क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ था? तो मास ऑफ सल्यूट मतलब सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ था मास कितना? 36 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता था 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट जोड़ लेंगे तो आपको पता है ये मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट जोड़ लेंगे तो 136 आ जाएगा। अब ऐसा क्यों कि सॉल्यूशन को मास क्यों निकाले? क्योंकि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, इसीलिए सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ा और इनटू 100। तो आपको पता चल गया 36 डिवाइडेड बाय 136 इंटू 100 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक्चुअली में हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल जिसमें डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज मोर देन 25 डिग्री से, विच आर मिसिबल विथ ईच अदर। मतलब ये कि केरोसिन ऑयल और पेट्रोल का जो ये दोनों जो लिक्विड होता है एक्चुअली में मिसिबल होता है, ये आपको पता है क्योंकि ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है और पेट्रोलियम का प्रोडक्ट सारे चीज़ जो है वो एक्चुअली में मिसिबल इन नेचर का होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेकिन इन दोनों में केरोसिन और पेट्रोल में
जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं 25 डिग्री से ज़्यादा का है। इसलिए इस दोनों को जो है जो प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो फ्रैक्शनल नहीं, सिंपल डिस्टिलेशन अप्लाई करेंगे। तो ये तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि मेथड देखते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन से तो करना ही है, तो देखते हैं मेथड। पहले क्या करना है, टेक अ मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, बहुत बढ़िया। फीट इट विथ अ थर्मोमीटर, सब बहुत बढ़िया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फ्लास्क लिया जाएगा, यहाँ पे थर्मामीटर ऐड किया जाएगा। ये देखिए आपका जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये थर्मामीटर है। और आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है थर्ड में कि अरेंज द अपार्टस एज सोन इन द फिगर। आपने देख लिया कि इसमें फिगर में और वो जो अपार्टस है इसने अरेंज कर लिया। और फोर्थ देखिए हीट द मिक्सचर स्लोली, और इसको स्लोली हीट करते हैं उस मिक्सचर को। किस मिक्सचर को, तो आपको पता है अभी आप केरोसिन और पेट्रोल के मिक्सचर इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में दिए हैं, इसको आप धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट करेंगे। अब क्या होगा आगे देखिए, अब आगे क्या होगा, पेट्रोल वेपोराइज फर्स्ट, बहुत बढ़िया, क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है देन केरोसिन ऑयल। तो बोल रहा है कि इट हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इट कंडेंसेज द कंडेंसर एट एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। मतलब इसमें पेट्रोल का जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए पहले वेपोराइज तो पेट्रोल हो जाएगा, है ना। ये कंडेंसर के थ्रू पहले कंडेंस हो करके लिक्विड फॉर्म में फिर ये जो पेट्रोल है ये निकल जाएगा, यानी आउटलेट हो जाएगा, है ना। तो अब यहीं पे यहाँ पे पहले केरोसिन ऑयल यहीं रह जाएगा और पेट्रोल आपने क्या किया, वेपोराइज करवा के बाहर निकाल लिया। सिंपल डिस्टिलेशन तो यही होता है कि आपने दो मिक्सचर में से एक मिक्सचर को आपने वेपोराइज करके उसको कंडेंसर से पास कराते हुए कूल करते हुए उसको आपने फिर लिक्विड में बदल लिया, और जो पहले यहाँ पे एक मिक्सचर बचा रह गया वो अलग हो गया, और आपने जो पहले आपने वेपोराइज किया फिर वो अलग हो गया, यानी आपने दो मिक्सिबल लिक्विड को अलग कर लिया। यही है सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी नेक्स्ट पेज का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम, यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ ये नेक्स्ट पेज का ही क्वेश्चन है। नेम द टेक्निक टू सेपरेट, है ना। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा टेक्निक अप्लाई करेंगे इसको सेपरेट करने के लिए। आपको पता है बटर फ्रॉम कर्ड, बहुत बढ़िया से पता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई होगा। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये भी पता है कि इवेपोरेशन मेथड अप्लाई करते हैं। और कैम्फर जो कि है एक्चुअली में कैम्फर सब्लिमेबल सब्सटेंस है, इसलिए सब्लिमेशन प्रोसेस अप्लाई होगा। तो आपको ये बेहतर रूप से अच्छे से भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी आप क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक किस टाइप के मिक्सचर में अप्लाई करते हैं। तो पता है आपको क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड विथ सम इम्प्यूरिटीज इन इट, मतलब वैसे सॉलिड को आप प्यूरिफाई करते हैं जिसमें इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होता है। जैसे आपको पता है कि कॉपर सल्फेट का जो है सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें इसी को हमें प्यूरिफाई करना है, कॉपर सल्फेट सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि क्लासीफाई करें कि इनमें से कौन केमिकल चेंजेज है और कौन फिजिकल चेंजेज है। बहुत ही सिंपल है, बट ये कन्फ्यूजन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं डायरेक्टली आंसर बता ले रहा हूँ, आप देख ले सकते हैं। इस क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लें एक एक करके, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर पे चला जाता हूँ, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। कटिंग ऑफ ट्रीज एक्चुअली में फिजिकल चेंज में है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं, मैं इसको डिटेल्स बताता हूँ। अगर मान लेते हैं कि ये ट्री है, अब इसके ट्री के मान लेते हैं इस पार्ट को आपने कट कर लिया, यहाँ पे ले आया। अब आप बताइए यहाँ पे जो था पार्ट, यहाँ पे पार्ट में सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंजिंग हुआ है ना, सिर्फ साइज में चेंजिंग हुआ है। एक्चुअली में है तो वही चीज़ यहाँ भी, इसलिए ये इसमें न्यू चीज़ें नहीं बना है, सिर्फ साइज में चेंजिंग हुआ है, स्टेट में चेंजिंग हुआ है, इसीलिए फिजिकल चेंज में आएगा। लेकिन केमिकल कब होता, जब आप इस ट्री को उसके रूट सहित आप इसको आप तोड़ देते, अलग कर देते, निकाल देते, तब तो ये पूरा ट्री ही ख़त्म हो जाता, डेड हो जाता, मतलब इस पूरे ट्री में ही केमिकल प्रोसेस स्टॉप हो जाता। इसलिए वहाँ पे एक्चुअली में जो है लिव प्लांट और जो डेड प्लांट में बहुत ही ये केमिकल प्रोसेस का चेंजिंग होता है, यानी केमिकल चेंजिंग हो जाता। तो यहाँ पे सिर्फ आप उसके कोई पार्ट को कट किए हैं, ना कि पूरे ट्री को आप जड़ से काटे हैं, तो इसलिए यहाँ पे फिजिकल में फ़िलहाल इसको रखा गया है।
अब देखते हैं मेल्टिंग ऑफ ए बटर इन पैन। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली में बटर को सिर्फ आप मेल्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आइस को आप मेल्ट करते हैं तो वो वाटर बन जाता है, तो एक्चुअली में दोनों तो वाटर का ही स्टेट है, वाटर का ही कंडीशन है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे फिजिकल स्टेट में चेंजिंग हो रहा है। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं बटर में भी बटर यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो मेल्ट करने के बाद ये लिक्विड में चेंज हुआ, तो आखिर यहाँ पे भी तो बटर ही है जो कि लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे भी बटर है बट वो सॉलिड फॉर्म में, बट दोनों चीज़ में तो बटर ही है, कोई न्यू चीज़ें बना नहीं है, इसलिए फिजिकल चेंज में ही रहेगा ये भी। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, तो आपको पता है कि स्टीम भी वाटर का ही स्टेज है जो कि गैसियस फॉर्म में है, और बॉइलिंग ऑफ वाटर तो यहाँ वाटर ही है, तो यहाँ भी कोई न्यू चीज़ें नहीं बना है। डिजॉल्विंग अ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, आपने देखा कि अगर आप कोई भी वाटर में आप अगर डिजॉल्व करते हैं शुगर को मान लेते हैं तो ये शुगर इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, फिर आप इसको फर्दर इसको आप इवापोरेट करवा करके फिर सॉलिड यहाँ पे जो है अब आप शुगर पार्ट और जो है आप फर्दर ला सकते हैं, इसमें कोई न्यू चीज़ें नहीं बना है, इसलिए ये भी फिजिकल चेंजिंग में रहेगा, ये एक चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए मेकिंग अ फ्रूट सलाद विथ अ रॉ फ्रूट्स, आपका मान लेते हैं कि कि ककम्बर है, ये ककम्बर में से आप ऐसे कट करके आपने क्या किया, सलाद बना लिया, है ना, सलाद बना लिया, तो यहाँ पे भी एक्चुअली में ककम्बर ही है ना, ककम्बर से तो ऐसा नहीं है कि एप्पल बन गया, ऐसा नहीं कि गुआवा बन गया, तो वो चीज़ें न्यू चीज़ें नहीं बनता है इस केस में भी, इसीलिए यहाँ पे भी फिजिकल चेंजिंग में ही रहेगा। अब देखते हैं केमिकल चेंजेस। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, आपको पता है कि रस्ट लगने के बाद कोई न्यू कंपाउंड बनता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू, इसलिए केमिकल चेंज में आएगा। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू वाटर देन ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपको पता है कि जब वाटर से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक होता है, तो बताइए यहाँ तो वाटर है, यहाँ तो गैसियस फॉर्म में रिलीज हो गया, यानी कहीं ना कहीं ये न्यू चीज़ें बन गया ना, है ना, न्यू चीज़ें बना है, तो इसलिए यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए केमिकल चेंज में जाएगा। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, आपको पता है अगर वुड को आप बर्न करवाते हैं तो ऐश बनता है, कार्बन कंपाउंड का जो है वो चीज़ें, तो न्यू चीज़ें बन जाता है, आपको पता है ये चीज़ें। पेपर को भी जलाते हैं तो ऐश बनता है, मतलब वो न्यू चीज़ें हैं उसके केस में, तो एक्चुअली में ये भी केमिकल प्रोसेस में आएगा। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। अगर रियली में अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, मैं हर वीडियो में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।